नमस्कार, स्वागत आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि किस तरह भारत मिशन मोड में काम कर रहा है वन्य जीव संरक्षण को लेकर। जरा सोचिए, अगर हमारे आसपास इमारतें सीमेंट की बनी, कंक्रीट की बनी इमारतें ही हों, अगर हमारे आसपास रोबोट्स घूमकर काम कर रहे हों और यही हमारा जीवन हो, तो कितना अजीब हो जाएगा ना ये जीवन। क्योंकि इसी जीवन से बचकर तो हम संतुलन के लिए और शांति के लिए प्रकृति के बीच जाते हैं, जहां हमारे ये वन्य जीव ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं। आज ये कार्यक्रम हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि 3 मार्च वो तारीख है जब विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, और वो इस वजह से कि 1973 में इसी दिन, इसी तारीख पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रोका जाए, इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए। फिर 2013 वो साल आया जब यूएन के द्वारा 3 मार्च को ही विश्व वन्य जीव दिवस घोषित भी किया गया, और उसके बाद अब आ गया है साल 2025 जब वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश, यही है इस बार का थीम, जो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बाघ रिजर्व जैसे तमाम पहल हमने की गई हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बाघ रिजर्व है जिन्हें अधिसूचित कर दिया गया है। हाथी रिजर्व, भारत में बहुत सी पहल जिनके तहत हाथी रिजर्व भी आ गए हैं। 33 हाथी रिजर्व स्थापित कर दिए गए हैं ताकि हमारे हाथियों की संख्या बढ़े। 2020 वो साल जब प्रोजेक्ट लायन की घोषणा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने की। 2022 वो साल जब प्रोजेक्ट चीता का भी आरंभ किया गया। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, वो बड़ी पहल भारत के द्वारा जो प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को ही इसे आरंभ किया, जिसका एक बड़ा उद्देश्य यही कि 7 बड़ी बिल्लियों, जिनमें चीता आता है, बाघ आता है, शेर, तेंदुआ, जगुआर, ऐसी प्यूमा, ऐसी 7 बिल्लियां हैं जिनके संरक्षण को हम आगे बढ़ा सके। ये बिग कैट अलायंस, जिसमें 27 देश शामिल भी हो चुके हैं, बहुत से देशों ने हस्ताक्षर भी कर दिया है, और ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासन गिर का दौरा कर रहे हैं, और ये दौरा प्रधानमंत्री 3 तारीख को ही कर रहे हैं, जहां वे एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए अत्याधुनिक पशु अस्पताल का उपहार तो देंगे ही, साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। और प्रधानमंत्री का ये दौरा इन मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक बड़ा संकेत देता है कि भारत अपने वन्य जीव संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध भी है और गंभीर भी है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सासन गिर का दौरा करेंगे। वहां पीएम एशियाई शेरों के संरक्षण से जुड़ी पहल का शुभारंभ करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख है सासन में एक अत्याधुनिक पशु अस्पताल की स्थापना। ये केंद्र राष्ट्रीय वन्यजीव रोग निदान केंद्र के रूप में कार्य करेगा। पीएम मोदी राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि, एनजीओ और वन्यजीव विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री शासन के वन कर्मचारियों से संवाद भी करेंगे। पीएम जमीनी स्तर पर संरक्षण रणनीतियों को और प्रभावी बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार प्रयास किए हैं। पीएम की पहल और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि इस क्षेत्र में जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव संभव हो रहा है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारत एक बार फिर साबित कर रहा है कि संरक्षण केवल किसी एक जीव प्रजाति की रक्षा नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के संतुलन को सुरक्षित रखने का संकल्प है, आज और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत एशियाई शेरों की दीर्घकालिक संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। गुजरात का गिर वैश्विक स्तर पर संरक्षण प्रयासों के लिए एक मॉडल बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। तो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी विभिन्न पहलों के माध्यम से देश में वन्यजीव संरक्षण को और आगे बढ़ा रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप में भी प्रधानमंत्री रुचि लेते रहे हैं ताकि हमारे देश का वन्यजीव संरक्षण हो सके और हम सभी इसको लेकर जागरूक हो सके।
लेकिन यहाँ ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जो पहल भारत के द्वारा की जा रही है अलग अलग क्षेत्रों में, ये पहल हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पहल में हम सबकी साझेदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम आंकड़े भी आपके सामने रखेंगे कि भारत दरअसल क्या कर रहा है अपने वन्यजीव संरक्षण को लेकर, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे साथ दो विशेष मेहमान भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, उनका भी परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चंद्र प्रकाश गोयल जी जुड़े हैं, जो पूर्व विशेष सचिव और महानिदेशक हैं वन पर्यावरण मंत्रालय में और वन एवं जलवायु परिवर्तन, जो पूरा नाम है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ श्याम सुंदर कांडपाल जी भी जुड़े हुए हैं, जो अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डन दिल्ली के हैं। आपका भी स्वागत करते हैं श्याम जी। लेकिन चंद्रपाल जी, सबसे पहले आपसे हम शुरुआत करना चाहें तो ये जानना चाहेंगे आपसे हम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की वजह से पिछले कुछ वर्षों में हमने एक तस्वीर बदलती देखी है पर्यावरण की, वन्य जीव संरक्षण की। आपको चूंकि एक लंबा अनुभव रहा है सरकार में भी, मंत्रालय में भी, ऐसे कौन से बदलाव आप नीतिगत स्तर पर और कार्यान्वयन के स्तर पर देखते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, जिसकी वजह से हमको ये परिणाम या ये तस्वीर बदलती नजर आ रही है? हम लोगों को मार्गदर्शन देना शुरू किया है, देखा है। आवाज नहीं आ रही है, आपके पास वापस आएंगे जी। चलिए जी ठीक है, आप अपनी बात करें जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ये होता है कि जब शीर्ष नेतृत्व का फील्ड पर ही अधिकारियों को और जो वहाँ के हमारे कर्मचारी हैं उनको उनका मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता है, तो खुद एक तो मनोबल उनका बढ़ जाता है और कार्य करने की रुचि और क्षमता भी बढ़ जाती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्षों में फील्ड पर जाकर कामों को देखा है, प्रॉब्लम्स को समझा है और उनके निराकरण का भी उन्होंने जो है हम लोग को सॉल्यूशंस दिए हैं। तो जहां हमारी प्रॉब्लम्स को, अगर फील्ड की प्रॉब्लम्स को शीर्ष नेतृत्व सुनता है तो ये बिल्कुल वाजिब है कि ग्राउंड पर जो है उसके बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, जहाँ तक अगर उसके रिजल्ट्स देखे जाएँ तो यदि आप इसी से लें कि हमारा जो टाइगर है वो हमारी फूड चेन का एपेक्स पर है, तो हम अगर किसी भी जंगल की या बायोडाइवर्सिटी की या उस एरिया की अगर स्ट्रेंथ को या उसके इम्प्रूवमेंट को देखते हैं तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे शेरों की संख्या में क्या विकास हुआ है। जहां 2014 में हमारे लगभग 2200-2300 टाइगर्स थे, पिछले साल जो हमारे आंकड़े आए हैं वो करीब 3600 के आंकड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि इतना भारी संख्या में जो बदलाव आया है, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे संरक्षण की नीतियों में और हमारे जो प्रयास हैं उसमें जो सफलता प्राप्त हुई है। ग्राउंड लेवल की अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे फाइनेंस की प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले देखें। दूसरा क्या होता है कि जो वहाँ पर स्टाफ की प्रॉब्लम होती है कि स्टाफ की जो है कमी बनी रहती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से हमारी जो है स्टाफ की प्रॉब्लम्स भी दूर हुई हैं, स्टाफ की संख्या में पर्याप्त मात्रा में जो है उसको बढ़ाया गया है ग्राउंड लेवल पर, तो उससे हमारे संरक्षण की और संवर्धन के कार्यों को गति मिली है। इसी प्रकार से फाइनेंस में भी जो हमारे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम है, जिसके तहत हमारे वन्य प्राणियों के संरक्षण के जो कार्य होते हैं उसमें भी जो है हमारा बहुत ही अच्छा, जो भी हमारी फील्ड में आवश्यकता थी उसी के हिसाब से हम लोग को वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। तो इन सब की वजह से बजट में देखा है चंद्रपाल जी की किस तरीके से पिछले साल की तुलना देखें तो इस बार बजट में 9% बढ़ावा दिया गया है इस मंत्रालय के ही बजट को। लेकिन ये बात आगे भी करेंगे, उससे पहले श्याम जी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हमने ये तस्वीरें भी देखी हैं जब वे स्वयं वन्य मित्रों से मिले हैं। और जब वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं तो हम जानते हैं आंकड़े बढ़ रहे हैं, जैसा कि चंद्रपाल जी ने कहा, लेकिन इसके पीछे वो जो ग्राउंड वर्कर्स होते हैं, जिनकी मेहनत होती है, किन मायनों में आपको लगता है कि अब सरकार उनकी भी सुध लेती नजर आ रही है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल से अभी जितनी लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो वनों के आसपास रहती हैं, वो वनों के प्रति और वन्य जीवों के प्रति बहुत जागरूक हैं। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल से सुदूर पूर्व अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के गन सरेंडर अभियान चलाया गया है, जो कि जो लोकल ट्राइब्स हैं उन्होंने अपने गन वॉलंटरीली सरेंडर किए हैं, 3000 से ज़्यादा गन, और वो पर वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। और उससे उन्होंने इको टूरिज़्म से और दूसरे तरीके से आजीविका चलाना शुरू किया है। तो ये बहुत बड़ा बात है कि सरकार जब इस क्षेत्र में, और जब खुद माननीय प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में जब इंकरेजमेंट करते हैं, तो लोकल लोग भी जो अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं उनको भी छोड़ के उसके वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आगे आ रहे हैं।
और देखा जाए तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ऐसे तमाम उदाहरण देते रहे हैं जिसमें सामान्य जन से लेकर हमारे आदिवासी भाई बहन तक जुड़ गए हैं इस मुहिम में। तभी हम कह रहे हैं मिशन मोड में दिख रहा है भारत। लेकिन चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए कुछ आंकड़े दर्शकों के सामने रख देते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं कि अगर हम भारत की अहमियत की बात करें तो एक मैप आपके सामने रखते हैं। भारत की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का जो कुल भूभाग है उसका मात्र 2.4% ही भूमि भाग है जो भारत के पास है। लेकिन वैश्विक जैव विविधता की बात करें तो हमारे पास 8% पूरे विश्व की जैव विविधता का हिस्सा आता है। और अगर हम शेरों की बात करें तो हमारे एशियाई शेर देश, हमारा भारत देश पूरे विश्व में एकमात्र देश है जहां पर शेर हैं और उनका आंकड़ा बढ़ता भी नजर आ रहा है। इसीलिए भारत की अहमियत जब हम जैव विविधता की बात करते हैं, वन्यजीव संरक्षण की बात करते हैं तो बढ़ जाता है। और ये देख सकते हैं कि रामसर साइट नेटवर्क, ये वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स जो हमारे वन्यजीव संरक्षण के लिए और इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत के पास है। और ये दिखाता है कि भारत कितनी गंभीरता से काम भी कर रहा है। अगर आप देखते हैं कि इसमें किस तरीके की साइट्स बढ़ी हैं तो 82 से 2013 लगभग 31 साल में मात्र 26 ही साइट्स हमारे देश में इस रामसर साइट नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन पिछले 9 सालों में 2014 से 23 तक में 49 नई साइट्स, नई वेटलैंड्स इस रामसर साइट नेटवर्क में जुड़ गई हैं, जो दिखाता है कि भारत ने पिछले 9-10 सालों में कितना काम किया है, तभी हम ये आंकड़े दिखा पा रहे हैं। वहीं अगर हम बाघों की बढ़ती आबादी पर भी नजर डालें, अभी चंद्रपाल जी ने कहा था किस तरीके से आंकड़े बढ़ भी रहे हैं, हम दिखाते हैं आपके सामने 2006 1411 से बढ़ते बढ़ते अब 2022 जब आखिरी आंकड़ा आया था 3682। तो आप देख सकते हैं कि किस रफ्तार में बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ बाघों के भी आंकड़े। लेकिन यही बात अगर हम बाघों से आगे हटकर एशियाई शेरों की करें, भारत में ही है ये शेर सिर्फ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो भी हम यही पाते हैं कि जो शेरों का भी आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। और गिर वो क्षेत्र जहां शेर रहते हैं, जहां उनकी संख्या हम दिखा सकते हैं आपके सामने कि शेरों की संख्या गिर क्षेत्र से, गुजरात की सरकार के आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि 2010 में 411, मात्र 411 ही थे, लेकिन ये शेर 2020 तक बढ़कर 674 हो गए हैं। शेर को हम जंगल का राजा मानते हैं, हम कहानियां बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन ये आंकड़े बढ़ाने में एक बहुत बड़ा प्रयास भी होता है। और ये प्रयास का सलाम जाना चाहिए उन लोगों को जो वन्यजीव संरक्षण में काम भी करते हैं। तो गिर में भी शेरों की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना लेकर आई है सरकार 2017 से 2031 तक। ये कार्य योजना है जो काम करेगी। इससे आगे बढ़ते हैं, अगली प्लेट्स लेकर आइए प्लीज, क्योंकि उसमें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से सरकार काम भी कर रही है। लेकिन संरक्षित क्षेत्रों पर एक नजर डालिए। राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें 106 है, वन्यजीव अभ्यारण्य 573 है, संरक्षित रिजर्व 115, सामुदायिक रिजर्व 220। ये हमारे देश के संरक्षित क्षेत्र का खजाना है आप कह सकते हैं। कुल 1014 ऐसे क्षेत्र हैं जो इन कैटेगरीज में आते हैं। और ये तमाम आंकड़े वो दिखाते हैं, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां हमारे वन्यजीव संरक्षित हैं और सुरक्षित हैं। और बहुत से राष्ट्रीय उद्यान, जैसे हम जानते हैं कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, वो तो नया इसलिए कि उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा भी दिया गया, 400 स्क्वायर क्षेत्र उसमें जोड़ दिया गया, उसका क्षेत्र भी डबल हो गया, जिसके बाद वो एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हमारे सामने है। ये कुछ तस्वीर आपके सामने हमने रखी सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि सरकार विभिन्न स्तर पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ये तमाम हम सुनते आ रहे हैं ये नाम, लेकिन ये मात्र एक नाम नहीं है। हर नाम के पीछे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है लोगों का, संस्थाओं का, सरकार की एजेंसियों का और सरकार की इच्छा शक्ति का जो परिणाम दिखाता है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम जिसमें हम वन्य जीव संरक्षण की बात कर रहे हैं कि कैसे भारत इस दिशा में गंभीरता से काम करता नजर आ रहा है और प्रतिबद्ध भी नजर आ रहा है। हमारे साथ दो विशेष मेहमान चंद्रपाल जी और श्याम जी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे और चंद्रपाल जी आपके पास दोबारा से आना चाहेंगे इस बात को लेकर कि अभी हमने जो आंकड़े सामने रखे उसके साथ साथ हमने ये भी बताया कि किस तरीके से सरकार एक नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान लेकर काम कर रही है। चंद्र प्रकाश गोयल जी हमारे साथ हैं
चंद्रप्रकाश, क्योंकि आप मंत्रालय में रह चुके हैं पूर्व विशेष सचिव के तौर पर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो एक्शन प्लान काम कर रहा है 17 से 31 तक, इस एक्शन प्लान में कहा जा रहा है कि 5 घटक हैं, 5 अलग अलग फोकस एरियाज हैं जिनके हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन चंद्रप्रकाश जी, किस तरह ये एक्शन प्लान आगे बढ़ता नजर आ रहा है? देखिए, इस एक्शन प्लान का जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के जो 5 घटक है, जैसे आपने बात की, सबको इन्वॉल्व करके एक एक्शन प्लान बनाया गया है ताकि एक समग्र रूप से हम वन्यजीव संरक्षण की ओर काम कर सकें। देखिए, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण पहलू है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी कहा है, कि कम्युनिटी को कैसे एंगेज करके हम वाइल्ड लाइफ संरक्षण के लिए बढ़ सकते हैं। जैसे आप सुनते रहते हैं कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो गया या कहीं जो है शिकार हो गया, तो इन सब में माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के हिसाब से कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करने का एक प्रोग्राम, एक घटक हम लोगों ने इसमें रखा है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी है। तो इससे जहाँ तक हमें वाइल्ड लाइफ इम्प्रूवमेंट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इम्प्रूवमेंट कंजर्वेशन, इन सब कार्यों को करते हैं। हम साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी काम इसमें जो है इन्वॉल्व करते हैं। जैसे अगर हमारे नेशनल पार्क की और टाइगर रिजर्व की बात करें तो उसके अंदर के जो गांव हैं उनका जो है रिहेबिलिटेशन करना है, उनको आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है, तो ये सब काम भी इसमें आते हैं। तो एक तरह से जहाँ हम वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम अगर अपने मेन स्ट्रीम से और इसमें जो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के प्लान्स हैं इसमें जोड़ते हैं, तो उससे हमारे वाइल्ड लाइफ संरक्षण को बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो ये हमारे एक एक्शन प्लान की एक विशेष इसमें बात हमने रखी गई है। जहाँ तक बात करें कि कर्मचारियों के लिए और बाकी लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं, जैसे आपके जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने की बातें हैं, उसके लिए भी जो परियोजनाएं हैं और योजनाएं हैं, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के सहयोग से, अन्य राज्यों के सहयोग से, इन सबको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। लेकिन जिस वक्त मंत्रालय में नीतिगत स्तर पर निर्णय लिए जाते हैं चंद्रप्रकाश जी, उस समय पे ऐसे कौन से कारक होते हैं जिन्हें सरकार की इच्छा शक्ति से हम हैंडल कर पाए हैं? क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमारे फॉरेस्ट रिजर्व्स, हमारे वन्य जीव एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं। इनका मिसयूज भी किया जाता है, बहुत सारे अवैध कार्य भी किए जाते हैं जिन्हें रोके बिना इनका विकास संभव नहीं हो पाता। तो विभिन्न स्तर पर बहुत बाधाएं होती हैं। तो ऐसे किस तरह से विभिन्न राज्यों के साथ भी मिलकर काम किया जाता है कि इन बाधाओं को भी दूर किया जाए और वन्यजीव को भी संरक्षित किया जाए? देखिए, बाधाओं के बारे में जैसा आपने कहा, कुछ तो जो है मैन मेड होती हैं और कुछ जो है नेचुरल होती हैं। जैसे मैन मेड की बात करें तो अवैध शिकार की बात है, कहीं हमारे अवैध पातन की बात है, और कुछ नेचुरल की अगर बात करें तो जैसे आपकी फॉरेस्ट फायर, आपने सुना होगा, फॉरेस्ट फायर आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गई, कहीं हमारी नदियों में बाढ़ आ गई तो कुछ एरिया उसमें बह गया। इन सब पर हम लोगों ने जो केंद्र सरकार है, इसने राज्य सरकारों के साथ मिलकर योजनाएं बनाई हैं। जहाँ जहाँ उसमें गैप्स थे, हम लोगों ने देखा कहाँ गैप्स हैं, या तो मैन पावर की गैप है या फाइनेंशियल रिसोर्स की गैप है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन गैप्स को भी हम लोगों ने फिलअप किया है, जिससे कि इन सब कैलेमिटीज़ को, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, उनके इफेक्ट को कम किया जा सके, और जो ह्यूमन जो यानी जो लोकल लोगों की वजह से हैं, उनको आपके जो हमारे विधिक जो तरीके हैं उनका यूज़ करते हुए उनको कम कराया जा सके। फायर फाइटिंग के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ के लोगों को इन्वॉल्व करना, लोगों को जागरूक बनाना, फाइनेंसेस समय पर उपलब्ध कराना। उसके लिए हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट मिलकर एक वाइल्ड फॉरेस्ट फायर मिटिगेशन की स्कीम भी है, उसको भी हम लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ लागू किया है। और जहाँ तक जो हमारे जो वाइल्ड लाइफ के क्राइम्स के बारे में भी है, उसमें भी हम लोगों ने, इसमें अभी रिसेंटली हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ही परिवर्तन किए हैं, तो उसको भी और शक्तिशाली बनाकर इन सब को भी हमने रोकने का प्रयास किया है। इन सब को मिलाकर हमारे जहाँ तक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है उसको भी हम लोगों ने उनमें इम्प्रूवमेंट किया है, और साथ ही साथ जो हमारे ये नेचुरल और जो ह्यूमन मैन मेड कारण है, इनको भी हमने मिटिगेट किया है। जी, यानी बहुत स्तर पर काम हो रहा है। चंद्रप्रकाश, हमारे साथ श्याम सुंदर जी भी हैं। श्याम सुंदर जी, अभी आप बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा रहा है, आदिवासी लोग भी साथ जुड़ रहे हैं, हथियार छोड़कर वो संरक्षण की ओर बढ़ गए हैं। लेकिन चूंकि आप दिल्ली में केयर टेकिंग का काम बहुत देर से करते आ रहे हैं, जानवरों के बारे में जानकारी आम जन को होना भी ज़रूरी होता है ताकि वो भी इस अभियान के साथ जुड़ सके। जन भागीदारी ज़रूरी है। आम लोगों से क्या अपेक्षा की जाती है कि, क्योंकि हम लोग वन्य जीवों के पास तो जाते नहीं हैं जब तक घूमने ना जाएं, लेकिन क्या अपेक्षा की जाती है हम लोगों से जिसको लेकर हम भी संवेदनशील बने? देखिए, ये गिव एंड टेक है। अगर सरकार, जो कि आज की सरकार की प्राथमिकता है कि लोकल फर्स्ट, अगर हम लोकल लोगों के सहयोग करेंगे, अगर उनको रोज़गार देंगे, चाहे वो वाइल्ड लाइफ में
वो गार्ड बने या वो टूर गाइड बने और होम स्टे चलाएं और उनका फिर वो होम स्टेज के लोगों को ले जाके वाइल्ड लाइफ के एरियाज में घुमाएं, तो एक पॉजिटिव साइनर्जी डेवलप होती है। दोनों तरफ से उनको भी एक रोज़गार मिलता है, वो चाहते हैं कि हम इनका संरक्षण करें क्योंकि उनका फ़ायदा उनको उससे होता है, वन्य जीवों से होता है। और उसी समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी, जो डायरेक्टली इसका संरक्षण करता है, जैसे कि अभी सर ने बताया, तो वो लोगों को भी ये सारी चीज़ों को मैनेज करने में बहुत आसानी हो जाती है। दोनों टीमें मिल के काम करती हैं। न तो प्रकृति के एक्चुअली ये अज्ञानता है कि हम सोचते हैं कि पब्लिक वन्य जीवों की दुश्मन है, ऐसा नहीं है। जैसे ही उनको ये समझ में आता है कि वो और दोनों ही वन्य जीव और इंसान मिलके एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर रास्ता बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्याम सुंदर जी आप। लेकिन अगर हम इस विषय को और गहराई से समझना चाहें आपसे, क्योंकि हमारी वन संपदा तो पूरे देश में बिखरी हुई है, अलग अलग प्रदेशों में किस तरीके की ऐसी कहानियां या सक्सेस स्टोरीज भी नजर आती हैं या प्रैक्टिसेस नजर आती हैं, क्योंकि पीएम साहब हमेशा इस बात को बोलते हैं प्रधानमंत्री कि आपको इन प्रैक्टिसेस को शेयर करना चाहिए। क्या ये शेयरिंग भी की जाती है आप लोगों के स्तर पर? बिल्कुल, ये सारी कहानियाँ आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको अवेलेबल हैं और इन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेके इनको हर जगह में उनको फिर लोग कॉपी कर रहे हैं और उनका अध्ययन करके अपने एरिया को भी उस तरह से सक्सेसफुल बना रहे हैं। ख़ास तौर से रोज़गार के साधन इससे पैदा हो रहे हैं और लोग संरक्षण और संवर्धन की तरफ जुड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, कल जब प्रधानमंत्री गिर जाएंगे तो वहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है जो पहली बार हो रही है। क्या महत्वपूर्ण है उसके बारे में और क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ हमारी एक एपेक्स बॉडी है जो वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन पर काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी उसकी अध्यक्षता करेंगे। ये खुद ही इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत है कि किस प्रकार से हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस बैठक में, और वो भी फील्ड में। जनरली ऐसा होता है कि बैठकें यहाँ कार्यालय में हो जाती हैं, उससे बहुत ज़्यादा फील्ड की जानकारी नहीं मिल पाती है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फील्ड में जाकर इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकेत जाता है हमारे पूरे अधिकारियों के लिए, पूरे वाइल्ड लाइफ के पूरे जो भी हमारा सर्किल है, जिसमें NGOs भी हैं, अधिकारी भी हैं और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इको टूरिज़्म वाले भी हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व स्वयं उस वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है और स्वयं वहाँ पर जाकर जिस प्रकार से वो निर्णय लेंगे वाइल्ड लाइफ के संरक्षण के लिए, वाइल्ड लाइफ के संवर्धन के लिए, तो उससे एक मनोबल भी बढ़ेगा कर्मचारियों का, अधिकारियों का, और जो वहाँ के निवासी हैं उनको भी जो है वाइल्ड लाइफ के प्रति जो उनके रुचि है उसमें बढ़ाने में प्रयास मिलेगा। और ये एक संकेत जाएगा कि हमारा शीर्ष नेतृत्व वाइल्ड लाइफ संरक्षण के प्रति पूर्णतया प्रतिबद्ध है। जी, एक सवाल आप दोनों से लेना चाहूँगी एंड में, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग क्षेत्रों में हम तकनीक के माध्यम से चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हम वन्य जीव संरक्षण की बात करते हैं तो जाहिर है कि यहाँ भी तकनीक को किसी स्तर पर तो प्रयोग किया जा रहा होगा। सबसे पहले आप ही से चंद्र प्रकाश जी लेना चाहेंगे इस बात का जवाब कि इन मायनों में तकनीक को भी आत्मसात कर, आंकड़ों को समझते हुए सही क्षेत्र में सही पहल करने को लेकर, सही नीति को निर्धारण को लेकर भी काम करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं तकनीक के प्रयोग से? देखिए, तकनीक का जितना प्रयोग वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में हुआ है, मुझे नहीं लगता बाकी और किसी क्षेत्र में हुआ है जिसमें कि हमारे जानवर वगैरह शामिल हों। इसमें क्राइम कंट्रोल में, वाइल्ड लाइफ सेंसस में, फायर कंट्रोल में, इन सब में हम लोगों ने बहुत जो विश्व की सबसे अच्छी तकनीक है उनका प्रयोग किया है। वाइल्ड लाइफ सेंसस में अगर आप देखें तो कैमरा ट्रैपिंग है, उसको भी हम लोगों ने इम्प्रूव कर लिया है। इससे बिल्कुल लगभग एग्जैक्ट संख्या हमको जो है किसी भी प्राणी की, टाइगर की हम लोग सेंसस करते हैं, एलिफेंट की भी सेंसस कर रहे हैं। फायर कंट्रोल में हम लोगों ने लेटेस्ट टेक्निक्स का, इंटरनेट का और जो आपके हमारे सैटेलाइट्स हैं इनका प्रयोग कर रहे हैं। सीधे आपका सेकंड के अगर कहीं भी जो है हमें लगता है कि यहाँ आग लगने वाली है तो विद इन सेकेंड्स हमारी सूचना वहाँ पर जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड है और लोकल लोगों तक पहुँच जाती है। सब आधुनिक तकनीक से उसको भी हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अगर जैसे आप समझती हैं अगर फॉरेस्ट में फायर लग जाती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जानवरों को ही होता है। तो इन सब तकनीकों के आधार पर क्राइम कंट्रोल में भी हम लोगों ने लेटेस्ट तकनीक का पालन किया है, कैमरा ट्रैप्स लगाए हैं और उस तरह से भी हम लोगों ने क्राइम को भी कंट्रोल किया हुआ है। जी, श्याम सुंदर जी आप बताएंगे हमें, क्योंकि हम ज़मीन पर जो लोग काम करते हैं हम अमूमन ये मानते हैं कि वो अपने हाथों से काम करते हैं, जानवरों के साथ जुड़कर काम करते हैं, लेकिन
क्या वहाँ भी तकनीक आत्मसात करने की जरूरत पड़ती है, और क्या हमारे वन मित्र उसको लेकर भी उत्साहित नजर आते हैं? बिल्कुल, आजकल जब वन मित्र हैं या हमारे फॉरेस्ट वनकर्मी हैं जी, ये लोग वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो डेली बेसिस पे जानवरों की जो व्यूइंग होती है और जो उनका मॉनिटरिंग होती है वो बड़ी आसान है। जैसे ही कोई जानवर कभी दिखता नहीं है उनको, या उसकी 4-5 दिन तक कोई तस्वीर शेयर नहीं होती है, तो अलर्ट जारी होता है कि वो जानवर कहाँ है, उसको वो लोग ट्रैक करते हैं। तो बिना ट्रैकिंग के आजकल के ज़माने में ये सब चीज़ों को ट्रैक करना, ये इसके क्राइम को कंट्रोल करना बिल्कुल नामुमकिन है। और इनफैक्ट इसके माध्यम से टूरिज़्म को, लोकल लोगों को जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सहायता मिली है। बिल्कुल, यानी कि हर स्तर पर हम मानते हैं कि तकनीक की भी सहायता रहती है। मेरे दोनों मेहमानों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, चंद्र प्रकाश जी और श्याम सुंदर जी, आप दोनों का कि हमारे बीच आए और आपने इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत की। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर आम जन के लिए एक बड़ा संदेश ज़रूर देता है ये जो विशेष विषय है ये भी, और साथ ही ये जो वन्यजीव संरक्षण दिवस है ये भी, कि हम सबको अपने स्तर पर छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, अपनी सोच को भी इस तरह बदलना होगा कि हम प्रकृति को और प्रकृति में रह रहे वन्य जीव और वन संपत्ति के बारे में जानकारी लें, युवाओं को भी, बच्चों को भी ये जानकारी दें और उनको भी संवेदनशील बनाएं। तभी हम उस निर्णय पर या उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं जिसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं और सरकार भी आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो आइए ये संकल्प उठाएं कि हम सभी इस वन्यजीव संरक्षण में अपना योगदान जरूर देंगे। इसी के साथ इस मेन कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।